यस मैम। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक लेंगे 3.12 का लेंगे। दो ही टॉपिक बचे हैं आपके। एक आज हो जाएगा, एक कल हो जाएगा। ठीक है। तो ये है साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ योर योगा प्रैक्टिसेस फॉर वेल बीइंग। ठीक है। किसके हिसाब से है ये? जो आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसके हिसाब से लेंगे। तो प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा पूरा प्रैक्टिकल सिलेबस आपका। प्रैक्टिकल क्लास में तो आप लोग कर ही रहे होंगे। एक बार हम इसमें भी कर लेते हैं थ्योरी में, क्योंकि एक टॉपिक है हमारा प्रेयर में। जब सबसे पहले हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे प्रेयर करवाए, तो आपको कोई भी मंत्र हो सकता है। महामृत्युंजय मंत्र या अस्तोमा सद्गमया, या ये जो आप लोग क्लास में करते हैं एक के मंत्र, वो भी हो सकता है। गायत्री मंत्र भी हो सकता है विद ओम चैंटिंग। ठीक है। उसके साथ आपको एक प्रेयर करनी है। फिर वो पूछेंगे षटकर्म के बारे में। षटकर्म की एक्टिंग करने के लिए भी बोल सकते हैं आपको, या कपालभाति करवा सकते हैं आपको, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन षटकर्म जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर उन्होंने बोला कि जल नीति की एक्टिंग करके दिखाइए, आपको ऐसा एज्यूम करना है कि आप जल नीति कर रहे हैं, तो प्रॉपर जिस तरीके से आपको सिखाई गई है आपको उसी तरह से बैठना है। अपना नीति पॉट पकड़ना है, दूसरे हाथ की स्थिति क्या होनी चाहिए, गर्दन की स्थिति क्या होनी चाहिए, मुंह की स्थिति क्या होनी चाहिए, ये सब आपको उसमें शो करनी है। ठीक है। फिर यदि आपसे पूछा जाता है कि मुंह की स्थिति क्या होती है, तो जल नेति में मुंह खुला हुआ होता है। क्यों खुला हुआ होता है? क्योंकि उसमें हम मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं लेते हैं। ठीक है। वमन धोती, कुंजल के बारे में पूछ सकते हैं। कुंजल क्रिया के लाभ, और कुंजल क्रिया जो हमारा ये टॉपिक है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं जल नेति और कुंजल क्रिया दोनों के बारे में बता देती हूँ। कुंजल क्रिया हाई बीपी वालों को नहीं करनी चाहिए, और जिन्हें हृदय से संबंधी परेशानियां हो, स्टंट डला हो, ठीक है, और स्ट्रोक आ चुके हो, अटैक कर चुके हो, उन व्यक्ति को कुंजल क्रिया नहीं करनी चाहिए। पेट की समस्या हो, पेट की समस्या कौन कौन सी? हर्निया हो, पेट में अल्सर हो, या पेट में ट्यूमर हो, इस तरह की समस्या हो तो उसको भी कुंजल क्रिया नहीं करनी। महिलाओं को मेंसुरेशन के दौरान और हाल ही में हुए हुए पेट की कोई सर्जरी हो, उसमें भी कुंजल क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जल नेति, जल नेति किस किस को नहीं करनी है? जल नेति कान में कोई प्रॉब्लम हो तब जल नेति का अभ्यास नहीं करेंगे। नाक से लगातार खून आता हो, होता है किसी किसी की नाक से बहुत खून आने लग जाता है, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो खून आ जाता है, या कोई समस्या होती है तब भी, इंटरनल कोई प्रॉब्लम चल रही है और समस्या का आपको पता नहीं है, तो नाक से उस वो सिम्टम बन के नाक से खून बहने लगता है, उस स्थिति में भी जल नेति नहीं करवानी। नाक की कोई सर्जरी हुई हो, कान की सर्जरी हुई हो, या गले की कोई सर्जरी हुई हो, उस समय पे भी जल नेति
नहीं करवानी चाहिए। ठीक है। अब हम मैम बात एक चीज करेंगे। पूछ सॉरी मैम, एक चीज हाँ पूछना था। टिनिटस में नहीं करना है क्या मैम? जैसे 2-3 बार मैंने किया तो कान में पूरा दिन ऐसे कान में वो म्यूकस जैसा खिच खिच जैसे हो रहा था, तो हाँ नहीं करना? हाँ हाँ, नहीं करनी चाहिए। कान की प्रॉब्लम हो तो जलनेती नहीं करनी चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। सूत्र नेति। सूत्र नेति पहले अकेले में कभी ट्राई ना करें, हमेशा इंस्ट्रक्टर के अंडर ही ट्राई करें। उसे सीखें कि कैसे थ्रेड को करना है, कैसे इनहेल करते हुए अंदर ले जाना है, कि फिंगर से किस तरह से पकड़ के बाहर लेकर आना है। ठीक है। नाक की समस्या हो, कोई चोट लगी हो, नाक की सर्जरी हुई हो, या सूजन या रक्तस्राव होता होगा, मतलब इसमें भी अगर आपके ब्लड आता है तो भी इसको नहीं करना चाहिए। कान की समस्या में इसको कर सकते हैं। जलनेती इसलिए मना की जाती है क्योंकि जलनेती में पानी यूज होता है ना, पानी को हम ऐसे निकालते हैं। सूत्रनेती तो नाक से डालते हैं और मुंह से निकाल देते हैं, तो पानी का इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। इसलिए मना करते हैं। हम सूत्रनेति में भी 2 प्रोसेस होती है, और उसमें जैसे एक नॉस्ट्रिल से हम दूसरे नॉस्ट्रिल से भी निकाल सकते हैं। नहीं तो नहीं नहीं, उसमें ये किसने बोला है? मैम, इसमें मैं इस पेरेंट संहिता में मैंने पढ़ा। अरे दो भाई, प्रोसेस है उसमें मैम। ये कब ये आपने वाला किसी को करते प्रोसेस हुए है। देखा कि यहाँ से निकाल देंगे तो छेद करवाना नहीं पड़ेगा, इधर नहीं। तो जगह हाँ, ही नहीं मुझे है। भी वही थोड़ा डाउटफुल लगा था, क्योंकि मैं नहीं 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 नहीं, दो हो प्रोसेस सकता है बताए। प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई हो। जलनेती में होता है वो, ये हम यहाँ से डालते हैं दूसरे से निकलता है। जलनेती में होता है, सूत्रनेती में नहीं होता है। ठीक है मैम। सूत्रनेती में तो नाक से डालते हैं और मुंह से निकालते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आपको कोल्ड कफ होता है तो कफ म्यूकस कैसे हमारे गले में आ जाता है, मैम, उसमें दो उसी प्रोसेस जगह से वो बताई है। बाहर आता है। हाँ जी। एक ये वाला प्रोसेस भी बताया है, और दूसरे प्रोसेस में ये वाला बताया है। मैं हो सक कंफर्म कर लेती हूँ मैम एक बार। हाँ, हो सकता है भाई उन्होंने प्रैक्टिस करी हो, हमने तो नहीं करी है ऐसी प्रैक्टिस, ना हमें सिखाई गई है। ठीक है, देख ठीक लेती है। हूँ। तो आपको वो जिक्र ही नहीं करना, नहीं तो फंसा लेगा आपको एग्जामिनर। ठीक है। तो इस बात का जिक्र मत करना आप बिल्कुल भी, सिंपल बताइएगा। थूथनेती नाक से डाली जाती है और मुंह से निकाली जाती है। आप खुद सोचो ना, यहाँ पे कोई है ही नहीं स्पेस। जो पानी है, पानी जो जाता है उसके जाने का है, बट कोई हार्ड चीज जाने का स्पेस नहीं है दूसरे नोस्टल में। है, कभी टच करके देखा है इधर है? नहीं है। बहुत छोटे छोटे से, कभी बोन देखी होगी ना आपने, बोन में 2 छेद हैं, बहुत छोटे छोटे से है, पर उससे थ्रेड नहीं निकल सकता है, वो पानी ही जाएगा उसमें से। तभी वो यहाँ का साइनस, फ्रंटल साइनस आपके क्लीन करते हुए जलनेती के थ्रू बाहर निकालते हैं। कभी कभी कान में पानी चला जाता है, इसलिए जलनेती कान की परेशानी में मना की जाती है। अगर हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं तब चला जाता है कान में पानी, ये गले में चला जाता है, इसलिए मना किया जाता है। मैम मैं खोल रही हूँ अभी घेरन संहिता, इसका पेज 35 में दिया है कि प्राचीन काल में वैसे होता था, जैसा अभी नम्रता ने कहा। हाँ हाँ हाँ, वो उस बट टाइम के वर्तमान योगी हाँ। करते होंगे। कौन सी गृहण संहिता है आप लोगों के पास? किताब महल, रजनी नौटियाल। अच्छा, ठीक है, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा तो उन्होंने लिख दिया होगा, पर जो है पूरा तो उन्होंने भी नहीं कहा है ना, कि कंफर्म नहीं करा है कि इसे करना चाहिए। प्राचीन काल में करते थे उन्होंने, ये बोला है। ठीक है। फिर आगे की कपाल भाती। कपाल भाती किसको नहीं करनी चाहिए? हर्निया पेशेंट, किसी का हाँ, सर्जरी हुआ हो, हाई बीपी, बिल्कुल चेस्ट पेन बिल्कुल। किसी को, ये सब। हर्निया पेशेंट हो गए, हाई बीपी हो गया, हार्ट में स्टंट डला हो,
या अल्सर हो, या मेंस्ट्रुएशन के दौरान हो। अब जैसे एग्जामिनर ने पूछा, तो आपको ये नहीं बताना है कि प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते, वो तो सबको ही पता है। आपको मेन जो पॉइंट्स बताने हैं, उच्च रक्तचाप वाले, हाई बीपी वाले, हर्निया पेशेंट वाले, अल्सर पेशेंट वाले, ठीक है, और जिनके स्टंट डला हो, उनको कपालभाति नहीं करवानी चाहिए। या पेट में कोई सर्जरी हुई हो किसी भी तरह की, उनको भी नहीं करवाते। फिर आगे आपका सूक्ष्म व्यायाम आ गए। नेक मूवमेंट, अगर किसी को सर्वाइकल है तो आगे वाली मूवमेंट नहीं कराएंगे, सिर्फ बैक वाली करवाएंगे, राइट लेफ्ट अप और सेंटर, डाउन वाली नहीं करवानी है। ठीक है, कोई नॉर्मल पर्सन है तो सब कुछ कर सकता है। शोल्डर मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट कराएंगे, अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो जैसे नॉर्मल हम मूवमेंट करते हैं उससे ना करके स्लो करवाएंगे मूवमेंट, छुड़वाना नहीं है, स्लो करवाना है। कटी शक्ति विकासक सभी कर सकते हैं। बैक पेन वाले फ्रंट आगे नहीं झुक सकते। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे आप बोल रहे हैं कि फ्रोजन शोल्डर है तो धीरे धीरे स्टार्ट करा सकते हैं, तो हम्म, ऐसे स्पॉन्डिलाइसिस के लिए ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब ज्यादा नहीं झुकाकर हल्का हल्का नहीं नहीं, 90 डिग्री करवा सकते हैं। 90 हम्म, 90। 90 डिग्री झुका सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मैम नेक। वो भी कंडीशन देख के। अच्छा। अगर कंडीशन ज्यादा खराब है तो पहले थोड़ा ठीक करिए उन्हें, फिर 90 करवाइए। पहले तो वाइड ही करनी है शुरू में। ठीक है, बढ़े आगे। मैम हर्निया वालों के लिए कौन से आसन सही रहेंगे? हरनिया वालों के लिए तो मूलबंद वगैरह अच्छा होता है। आसन तो बहुत कम होते हैं जो उन्हें करवाते हैं, क्योंकि हर्निया में क्या होता है, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी, जो ऑर्गन सब पैक है एक झिल्ली में। जब वो झिल्ली फट जाती है ना, तब वो ऑर्गन्स नीचे आने लग जाते हैं। अब जैसे हम कोई पार्सल मंगवाते हैं, वो पैक होके क्यों आता है? ताकि इधर उधर ना गिरे। अगर पार्सल हमारा बिना पैकिंग के आएगा तो कुछ भी हो सकता है, पार्सल टूट भी सकता है, नीचे गिर भी सकता है, खो भी सकता है। तो ऐसी जो हमारा सिस्टम बना हुआ है ना, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक झिल्ली में पैक है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना हो, अपनी जगह पे बंधे रहे। हर्निया में क्या होता है कि ना वो झिल्ली कट फटने लग जाती है, और वो ऑर्गन्स उससे बाहर निकलने लग जाते हैं। तो जब वो बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पेट पे जो खिंचाव देते हैं वैसे आसन नहीं करने चाहिए उसमें। ना पेट पे दबाव देने वाले, ना खिंचाव देने वाले। सिंपल प्राणायाम करें और ध्यान करें, और पहले उसको ठीक करवाएं सर्जरी करवा के, फिर धीरे धीरे अभ्यास स्टार्ट करें। मैम ऐसे कोई हर्निया वाला हमारे पास जैसे योगा सीखने आता है प्रैक्टिकली, तो अन्य फिर जिस ठीक टाइम हो है? रहा होगा उस टाइम आएगा ही नहीं बंदा, वो सर्जरी करवा के आएगा आपके पास। अगर मैम आता है, अगर आता है तो प्राणायाम पे ज्यादा ध्यान दीजिए उनके, है ना। और लेट के सहारे के साथ लेग्स ऊपर करवानी, होल्ड करवाना, सर्व जैसे विपरीत करनी वगैरह मुद्रा करवा, सहारे के साथ। सॉरी। मैम ताड़ासन विपरीत करवा करने सकते में हैं। कोल वर्कआउट हो गया। हाँ जी, विपरीत करने में तो कोल पे जोर आएगा। समझ नहीं आ रहा। मतलब अपने इस पोर्शन में जोर आएगा विपरीत करने में, वो सहारा सही बोला ना, सहारे के साथ। सहारे के साथ। हाँ, विदाउट सहारा नहीं करवा पाओगे आप उन्हें। जी। मैम एक्चुअली जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है
आफ्टर सर्जरी भी शायद वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म। वहां पे जाली लगी हुई होती है। और हम्म। वो भी उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि बहुत वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया करे। जाता है उनको, हाँ, डॉक्टर्स कि तो ना मना कर करे। देते हैं कि नहीं करें, हाँ। बट हल्के फुल्के अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम उनको करवाइए। हाँ। ठीक है, खड़े। जॉइंट्स के जो होते हैं सूक्ष्म व्यायाम, वो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। कटी वाले मत करवाइए। और जो पेट से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम है वो नहीं करवाइए। सिर्फ शोल्डर मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, नेक मूवमेंट, चेस्ट मूवमेंट और थाई मूवमेंट। जंपिंग नहीं करवानी है उनको, ये सब नहीं करवानी है। ठीक है, एंकल मूवमेंट ये सब करवा सकते हो। बैठ के करवाइए, श्रोणी चालन करवाइए और बटरफ्लाई करवाइए। पर पेट पे खिंचाव देने वाले, पेट पे दबाव देने वाले अभ्यास उनको नहीं करवाते हैं। ठीक है। मैम जैसे लेट के भी पवन मुक्तासन हुआ तो वो भी नहीं करना है? पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है पेट पे। और मैम ब्रिज पोज? हाँ, ब्रिज पोज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर की तरफ धकेल रहा है ऑर्गन्स को, नीचे नहीं ला रहा है, इसलिए। ठीक है। और नी मूवमेंट में आपका आ गया जंगा शक्ति विकासक, सेकंड ए और बी, जिसमें जंपिंग वाला आप करते होंगे। तो घुटनों की जिसको समस्या है उनको जंप के साथ नहीं करवाना है, खड़े होके सिर्फ हैंड मूवमेंट्स करवाने हैं। जानु शक्ति विकासक, जानु शक्ति विकासक कौन सा वाला करवाया है आप लोग को? एडी हिट करना पीछे नी और रोटेशन, दोनों नी सटा के ऐसे से घुमाना दो तरफ। फिर अच्छा। नी को ऐसे मतलब एंकल सटा के नी को ओपन, नी को क्लोज। फिर उसके बाद फॉरवर्ड बैकवर्ड नी को। हाँ मतलब सब में हाथ नी के ऊपर रहेगा। और फिर हम्म। लास्ट में वो नी रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके जो बैठ के खड़े रोटेट, होके सब खड़े के खड़े सब खड़े। होके। हाँ जी। ठीक है। चलिए, वैसे तो जानु शक्ति विकासक जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के अनुसार है वो अलग है। वो है सिर्फ ये कि एडी को बटक पे हिट करना है और पंजे को फ्लैट करके आगे की तरफ फेंकना है। हिट करना है और आगे फेंकना है, एक जगह खड़े होके, वन बाय वन। इतना है उनके अनुसार। पाद मूल शक्ति विकासक कौन सी करवाई है? पंजों पे अप डाउन। ठीक है। गुल्फ पाद, पृष्ठ पाद। हाँ मैम, और पंजों में जंप करना है। ठीक है, इनमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, कर सकते हैं सब लोग, क्योंकि स्लो मूवमेंट है। ठीक है। अब जैसे आप लोग जानू शक्ति विकासक करके दिखाओगे, जो नी रोटेशन वाला आपने बोला। अब जिनको नी रिप्लेसमेंट हुआ है, पूछ लिया एग्जामिनर ने कि किसी ने नी रिप्लेसमेंट करवाया है, तो क्या वो अभ्यास आप उसको करवाएंगे या नहीं? 4 से 5 महीना रेस्ट के बाद, मतलब ये मैं सोचती हूँ, क्योंकि वो हील करने में 3 to 4 months तो उनको रेस्ट ही बोला मैम ने जाता क्या बताया? मैम चेयर पे बैठ के। चेयर है। पे बैठ के कैसे करवाओगे? वो तो रोटेशन तो नहीं होगी फिर। वो तो अभ्यास ही पूरा चेयर पे बैठ के करते हैं जिनका नी रिप्लेसमेंट होता है, वो नीचे बैठते ही नहीं है। नीचे बैठना बिल्कुल वर्जित होता है उनका। मैम उनको वो पूरा चेयर पे अभ्यास बैठा चेयर पे के। बैठ के करेंगे। हाँ। हाँ, थाइस के नीचे दोनों हाथों को रख के आप घुमा सकते हो, वो भी आपके हाँ, आवश्यकता अनुसार ही आपको करने हैं। बिल्कुल सही यस। जवाब। ठीक है। चेयर पे बिठाइए, या अगर क्लास में फ्लोर होता है, जैसे मैं जब क्लास, हम जहाँ क्लास लेते थे तो बेड लगा होता था टीचर्स के लिए, स्टेज, स्टेज टाइप का। तो एक आंटी आती थी, नी रिप्लेसमेंट था उनका, उनकी जगह फिक्स थी, वो उस पे ही बैठती थी। वहीं बिठा के आराम से दोनों पैर ऊपर करा के उनको करा सकते हैं। क्योंकि चेयर पे बिठा के तो आप देखो सिटिंग वाले अभ्यास नहीं करवा पाएंगे, है ना। ताड़ आसन कर सकते हैं वो लोग बिना एड़ी उठाए।
क्रिएट फ्लैट भी कर सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं है। एक पैर पे वजन लेने वाले अगर करेंगे तो दीवार के सहारे के साथ, नहीं तो छुड़वा देना है। उस टाइम पे सूक्ष्म व्यायाम करवाइए उनको। ऐसे ना लेटा कर भी करा सकते हैं ना उनको। हाँ, लिटाकर करवाइए जितना मर्जी अभ्यास, कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है। हृदगत सर्वांग पुष्टि। सर्व अंग पुष्ट मतलब शरीर के सभी अंगों को पुष्ट करने वाली जो क्रिया है वो कौन सी है? सर्वांग पुष्टि। आपका एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि आपके सिलेबस में कोई क्रिया बताई गई है जो सभी अंगों को एनर्जेटिक बनाती है, पुष्ट करती है, तो क्या जवाब देना है? सर्वांग पुष्टि। ठीक है। सर्वांग पुष्टि, यदि किसी को बैकएक है उसको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करवानी है, सिर्फ बैकवर्ड कराइए, सेंटर में लाइए। फॉरवर्ड कराएंगे तो 90 डिग्री तक बस, साइड में ले जाकर, पूरा नीचे नहीं ले जाना। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास करके उनका बैकएक ठीक होता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे जा सकते हैं। हृदय गति, इंजन दौड़, हाई बीपी वालों को नहीं करवाना है, स्लो करवाना है। घुटने में कोई समस्या हो उसको नहीं करवाना है। हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो उसको नहीं करवाना है। बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं। एंकल में दिक्कत हो वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमें दौड़ना होता है। और अगर हाई बीपी वाले कर रहे हैं स्लो, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में करेंगे, इंजन दौड़ वाली श्वास में नहीं करेंगे। ठीक है। मैम अभी जो आपने सर्वांग पुष्टि का जो क्वेश्चन पुट ऑन किया था वो आप एक बार रिपीट करोगे? आपके सिलेबस में कोई एक अभ्यास है या प्रैक्टिस है जो आपको पूरी तरह से पुष्ट करती है, एनर्जेटिक करती है, तो मैम इसमें हम सर्वांग सूर्य पुष्टि। नमस्कार भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, देखिए अगर उन्होंने मेंशन किया कि कोई ऐसा सूक्ष्म व्यायाम या स्थूल व्यायाम है, तो सर्वांग पुष्टि बोलिए। सूर्य नमस्कार भी आप बोल सकते हो। ठीक है। मैम, हृदय गति के लिए क्या आप कुछ ब्रीदिंग का अलग से कुछ बताया तो नहीं है? किसके लिए? इंजन दौड़ जो है उसके लिए कुछ अलग पैटर्न आपने बोला ना, ब्रीदिंग का पैटर्न जैसे, तो वो इंजन तो दौड़ में बताया। तो जो करवाई है आपको, इंजन दौड़ श्वास के साथ करवाई होगी ना? कैसे करवाई है? वो हम फोकस खाली अपने एल्बोज पे एंड पीछे जो नहीं, इसका हमारे। नाम इंजन दौड़ क्यों रखा है ये पता है? इंजन की जगह मैम सांस छोड़ते हैं उसको आवाज से। हाँ, हाँ, जो इंजन। श्वास आप छोड़ते हो उसमें से इंजन की आवाज आती है, ठीक। तो मैम ये ने मैंने बताया बोला। कि हाँ, ऐसे। ये जो अभ्यास है ये श्वास के साथ ही होता है, इसलिए से इंजन दौड़ बोला जाता है। और उतनी ये हीट पैदा करता है आपकी बॉडी में। जैसे इंजन होता है ना, इंजन कैसे चलता है? हीट से चलता है। पहले जो ट्रेन के इंजन थे वो हीट से चलते थे ना, कोयले की। और मीन्स ऐसी हमको आवाज देते करनी थे। है तभी हमको आवाज निकालनी है इस तरह से, हाँ, श्वासों की भी मतलब। ठीक। ऐसी आवाज आती थी ना इंजन की। तो जब आप इंजन दौड़ करते हो ना, तो ये श्वास की आवाज उसी में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसको इंजन दौड़ कहा जाता है। कि ये इतना पावरफुल होता है, आपके अंदर इतना हीट जनरेट कर देता है कि 1 मिनट की इंजन दौड़ आपको 1 किलोमीटर की दौड़ के बराबर फायदा दे सकती है। ठीक है। मैम तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे हृदय की गति चलती है उसी प्रकार से। हाँ, तभी हृदय गति भी बोलते हैं इसको। हृदय गति और इंजन दौड़ दोनों नाम है इसका। तो हृदय की गति तो चलती ही है, बेसिकली ये वो है ना। कौन सा अभ्यास बोलते हैं जो हृदय से संबंधित होते हैं? उसका नाम होता है ना एक, क्या बोलते हैं उसे? कार्डियो मैम, कार्डियो। हाँ, कार्डियो। कार्डियो। कार्डियो प्रैक्टिस है ये। ठीक है। इसलिए क्योंकि जब आप
दौड़ लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हिट तो तेज तेज उसकी मूवमेंट हो ही जाएगी, पंप वो फास्ट करेगा, तो कार्डियो अभ्यास हो जाएगा ये। ठीक है, तो हाई बीपी वालों को आराम से कराना है और श्वास भी नॉर्मल दिलवाना। हाई बीपी हो या किसी को हृदय से संबंधित समस्या हो, कुछ हो, उसको। ठीक है। मैम ये तो हम नॉर्मल बीपी वाले भी करते तो हमारी बीपी हाई हो जाती है। नहीं हृदय का नहीं, तो फंक्शन ही क्या है। हाई नहीं होता है, वो पंप करने के लिए होता है, हृदय को पंप करने के लिए करा जाता है ऐसे। ठीक है, टेक्निकली करते हैं तो सब कुछ अच्छे से होता है और बहुत अच्छा फायदा मिलता है उसका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूर्य नमस्कार विद मंत्र। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, फोन में डाउनलोड कर लो, उसे चला दिया कीजिए, याद हो जाएंगे। अगर अभ्यास करते हो आप लोग साथ में इम्प्लीमेंट हो मंत्रों के गए। तो वैसे ही याद होंगे आप लोग को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना टीचर के आगे, मैं मत करना, नहीं आता चुप हो जाओ, है ना। ऊपर ऊपर देख के जैसे कुछ लोग करते ना, मैं ऐसे ऐसे नहीं करना है। बोल दो मैडम नहीं आ रहा है, सर जो भी हो, क्योंकि अब वो उम्र नहीं रही ना हम लोगों की कि हम ऐसे जवाब दें, मेच्योरिटी से जवाब देना है। तो सूर्य नमस्कार जो है, देखिए मोस्टली जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है ना, जो हम शुरू से जिन लोगों के लिए बात करते आ रहे हैं उन्हीं के लिए होता है। सेम हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, वो व्यक्ति सूर्य नमस्कार बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे वो बोले कि नहीं जी हम कर सकते हैं, नहीं करवाना है, रिस्क नहीं लेना है अपने ऊपर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है लोग कर लेते हैं फिर शिकायत कर देते हैं, जी मैडम ने करवा दिया या सर ने करवा दिया। देखो ग्रुप में जब हम अभ्यास करते हैं ना, तो एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं, तो जिनको जो नहीं करना चाहिए वो भी वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जिनको मतलब बिल्कुल जिनको मना है, जिनको स्टंट डले हो, बिल्कुल नहीं कराना, कभी नहीं कराना, उनको बोल दीजिए कि भूल जाओ आप, सूर्य नमस्कार नहीं करना है आपको। तुरंत तबीयत खराब हो जाएगी, तुरंत उनकी सांस फूलने लग जाएगी, उनकी सांस नहीं आएगी, उनको बहुत दिक्कत होने लग जाएगी, एकदम एक्सट्रीम प्रॉब्लम होती है उसमें। ठीक है, बाकी हाई बीपी है तो 1-2 राउंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, वो भी स्लो स्लो। नी प्रॉब्लम, नी रिप्लेसमेंट वाले बिल्कुल नहीं कर सकते, उनका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढिएगा जो आप करवा सकते हैं। जैसे चेयर सूर्य नमस्कार भी करवाते हैं कुछ लोग, वो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, गर्भवती महिलाएं सूर्य नमस्कार नहीं कर सकती, पर मैंने तो करा है, ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। पर हाँ, आपको खुद आप योगा टीचर हो, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आप किसी और पे एक्सपेरिमेंट ना करें, नहीं करवाना। गंभीर कमर दर्द हो, साइटिका पेन हो, उसमें भी सूर्य नमस्कार नहीं करना है। साइटिका पेन में, अर्थराइटिस में भी सूर्य नमस्कार नहीं करना है। सर्जरी या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उसमें भी सूर्य नमस्कार नहीं करना है, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक हैवी प्रैक्टिस है जो हर कोई नहीं झेल पाता है। सूर्य नमस्कार नॉर्मल लोगों के लिए ही है। इसको पावर योगा में भी आप ले सकते हो, जैसे बीच में एक पावर योग के नाम से बहुत चला था। उसमें क्या होता था पावर योग में, सूर्य नमस्कार के वेरिएशन होते थे और कुछ नहीं होता था। सूर्य नमस्कार को उल्टा सीधा करके करा दो, 10-12 राउंड हो गया पावर योगा। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार जो है नॉर्मल लोगों के लिए है, वेट लॉस करने के लिए है, बॉडी को टोन अप करने के लिए है, शेप में लाने के लिए है, बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है सूर्य नमस्कार। हाँ, मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो लोग कर सकते हैं। माधुरी जी बताइए।
मैम जैसे अगर किसी को 5 साल पहले प्लेट्स डली हो हैंड में, कुछ एक्सीडेंट में हड्डी टूट गई थी तो उनको प्लेट्स कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? वो तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही डाली जाती हैं प्लेट्स। सिर्फ स्टंट वाले, जिनको हार्ट में स्टंट डलते हैं ना, उनको नहीं करना है। ठीक है। ये कुंडलिनी मैम योग जिसको क्या होता अगर है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। कौन बोला? कौन बोल रहा है, बोलिए। नम्रता जी, आप बोलिए बोलिए। ये मैम मैं बोल रही हूँ कि कुंडलिनी योग क्या होता है? कुंडलिनी योग एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैम वही सुषुम्ना वाला ये क्या? कुंडलिनी नहीं शक्ति नहीं, जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हो जाती है वो मनुष्य नॉर्म मतलब आम व्यक्ति नहीं रहता, वो भगवान की स्थिति में आ जाता है। इतनी ही होती है कुंडलिनी। हम सबकी सोई अवस्था, सुप्त अवस्था में है अभी। नहीं मैम, लेकिन फिर कुंडलिनी योग में क्या एक्स्ट्रा कराते होंगे? समझ ही नहीं आती है चीज। हर कोई नहीं कराता, पहले के लोगों की होती थी कुंडलिनी जागृत। ऐसे नहीं हो जाती कुंडली जागृत। कुंडली जागृत होना मतलब आपको सब अपने आगे पीछे का सबका ज्ञान हो जाता है, या कितने जन्म पहले क्या थे और आगे जन्मों में क्या होने वाले हैं, ये सब का ज्ञान होता है आपको। भगवान की स्थिति होती है वो। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? मैम मेरे को ये पूछना था कि जैसे सूर्य नमस्कार है तो अगर किसी का 5-10 साल पहले अगर पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो वो कर सकता है? किस चीज का ऑपरेशन हुआ है पेट का? मैम मतलब पेट में कुछ भी जैसे नाभि का या मतलब जो भी प्रॉब्लम हुई हो तो पेट अगर में उनको खुद ऑपरेशन को जैसे हो रहा। ऑपरेशन हुआ होगा तो स्टिचेस वगैरह सब खत्म हो गए जी होंगे, सूख गए होंगे, जी। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। सूर्य ठीक। नमस्कार जो एक्सट्रीम इफेक्ट जो डालता है हार्ट पे डालता है ना, अच्छा। और घुटने पे। घुटने पे भी बहुत ठीक है। प्रेशर आता है उसका जब हम वो करते हैं अश्व संचालन आसन। तो मेन जो रिस्ट्रिक्शन होती है इनके लिए होती है। मैम बाकी किसी को नर्व्स का प्रॉब्लम है तो वो सूर्य नमस्कार कर नहीं करे? सकते हैं, स्पाइन कर स्पाइन सकते हैं। वर्टिगो है लेकिन साथ में तो पेन रहता है आपको? बहुत ज्यादा मैम। एक दिन भी मैं नहीं की हूँ सूर्य नमस्कार। मुझे आता है करना बट एक दिन करती हूँ फिर 3 दिन बिस्तर में, क्योंकि वो वर्टिगो और मेरा नर्व प्रॉब्लम है राइट साइड में पूरा। तो आपको पहले नर्व्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्या करें बैकवर्ड मैम? बेंडिंग वाले आसन करिए आप, ठीक। है ना। और पोटली मसाज का सर्च कीजिए अपनी तरफ। ठीक है मैम। पोटली मसाज लीजिए, आपके लिए बहुत फायदा करेगी। ठीक है। बाकी किसी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए पंचकर्मा के लिए। हम्म। पंचकर्मा करवाइए आप। ठीक है मैम। मैम 11 मेरा दिन एक का क्वेश्चन है। ऐसे। मैम हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। मैं बीपी है मुझे। हम्म। अगर मैं करूँ तो प्रॉब्लम नहीं होता है? सर्वांग पृष्ठ या सूर्य नमस्कार करूँ तो फिर बाद में भीतर भीतर कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या? करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कोई बीपी कर आपका सकते हैं? दवा मेडिसिन चल रही है क्या है? मेडिसिन चल रही है मैम। मेडिसिन रोज खाते हो आप? हाँ मैम। हाँ तो फिर थोड़ा ना पता चलेगा। मैम अगर मैं इस योगा करती हूँ तो मेडिसिन अगर भूल भी जाऊँ 2-3 दिन के लिए प्रॉब्लम नहीं आती है? तो क्योंकि बहुत भीतर भीतर कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं 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 नहीं, अंदर से नुकसान नहीं करेगा ऐसे। वो पता चल जाएगा आपको दिक्कत होगी तो। अगर ठीक है आपको मैम, परेशानी थैंक यू। नहीं हो रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। ठीक है, वो तो देखो एक सेफ साइड लेकर चलना पड़ता है इंस्ट्रक्टर को, कि कल को भाई कोई ब्लेम ना करने लग जाए आपको। बाकी बीपी वाले करते हैं मेडिसिन जो रेगुलर खाते हैं। अगर आप 10 राउंड करा रहे हो तो उन्हें 4 करा दो, 5 करा दो, उससे ज्यादा नहीं कराइए। 5 कराते हो क्लास में तो उन्हें 3 कराइए। ठीक है, उनको कम करवाने हैं नॉर्मल लोगों से। मैम इज लाइक मेरे फादर को हर्निया है एंड हम्म। उनको पोस्टेट की भी प्रॉब्लम है, तो वो कौन से आसन कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं?
हर्निया में तो सिर्फ प्राणायाम करवाइए उनको, और सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम। करवाइए, बैठ ओके। कर करवाइए। जो भी इंटेंस योगा होते हैं वो नहीं। हाँ, वो नहीं करवाना, बिल्कुल पेट पे खिंचाव विचाव नहीं देना उनको। ओके ओके। ये एक्चुअली पापा मेरे ना मत्स्य आसन करते हैं, वो शुरू से करते आ रहे हैं आसन से। वो एक्चुअली तो वो करते हैं, बट उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट उन्होंने मुझसे कहा था कि आपसे पूछने के लिए कि वो कौन से आसन कर सकते हैं और कौन से नहीं। तो वो कर हर्निया सकते हैं कितने मत्स्य टाइम आसन। से है उनको? अन्य तो मैम हो गया है, अच्छा खासा टाइम हो गया उनको। अच्छा। हम्म। हर्निया का, चलिए मैं कुछ कोटेशन बना के देखती हूँ, आप लोग काफी लोग पूछ चुके हैं हर्निया के लिए, यस मैम। है ना। देखती हूँ मैं, मेरे को मिलता है तो मैं भेजती हूँ आप लोग को। एंड मैम अभी मैंने ज्वाइन अभी रिसेंटली अभी आज ही अभी लेट से किया है। एक्चुअली मैं फादर अच्छा। की रिपोर्ट नहीं गई थी, तो उसमें ना मेरे फादर को थोड़ा जो हीमोग्लोबिन है वो कम आया। ठीक है। तो मैम अगर आयरन रिच जो फूड्स होते हैं जितने भी, तो वो खाएंगे तो उनसे सब ठीक हो, मतलब कि हीमोग्लोबिन बनता है, बनेगा। जैसे बीटरूट्स हो गया, ब्लैक चना हो हाँ, गया। उनको ना वो व्हीट ग्रास दीजिए। ओके व्हीट ग्रास बहुत अच्छा काम करती है इसमें हीमोग्लोबिन के लिए। ओके ओके मैम। और अनार, अनार। और आयरन तो होता मैम है ना जैगरी उसमें। भी। हाँ जी, जागरी, हाँ। मैम व्हीट ग्रास कैसे ले सकते हैं? व्हीट ग्रास या तो आप फ्रेश व्हीट ग्रास का जूस निकाल के 1 या 2 चम्मच आप पी सकते हैं। जैसे हम नवरात्रों के टाइम पे व्हीट डालते हैं, क्या डालते हैं, वो खेतरी हो जाती है, जौ जौ डालते जौ जो हम। जौ डालते हैं मैम, वो जौ। डालते हैं, तो घर में ही कर लीजिए। ओके, उसकी जौ बना गेहूं लें, के ठीक है। दाने डाल दीजिए, व्हीट ग्रास हम्म बनानी है ना हमें तो। हम्म। से जो घास उगेगी उसको तोड़िए, कूट लीजिए, और उसका जूस थोड़ा सा पानी डाल के कूट लीजिए, और उसका जूस निकाल के 1 चम्मच पी लीजिए। रेगुलर अगर, बेसिस पे। हाँ, अगर नहीं मिलता है तो हम्म। पाउडर अवेलेबल है आजकल व्हीट ग्रास के। ओके वो मैम। खाने में बहुत गंदा होता है, क्योंकि पत्ते आप पिसे हुए, घास सूखी पिसी हुई निगली नहीं जाती है, बहुत अजीब सी लगती है। ओके। पर तो मैम अगर हमें जौ को बीजना है या गेहूं को, जैसे वो हमने। गेहूं को व्हीट ग्रास चाहिए हमें, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके है मैम। ना। हाँ घर में जी। ही मैम कर लीजिए, लिक्विड, ज्यादा अच्छा है। लिक्विड मिल जाता है आजकल। हाँ जी। लिक्विड भी मिल जाता है मैम आजकल, वेट लिक्विड ग्रास। बाजार से अच्छा है कि वैसा लीजिए, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं देखो हर चीज में। मैम हम्म। रामदेव जी का मिल जाता है। नहीं, मिल तो जाता है, और भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स का मिल जाएगा आपको। पर अगर फ्रेश ले रहे हो तो क्या ही परेशानी है। और जी। लाइक मैम मेरी एलोवेरा मदर जेल को। भी ले सकते हैं, एलोवेरा, एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं, आंवला जूस भी ले सकते आंवला हैं, जूस, और जी जी। व्हीट ग्रास जूस, ये मिक्स करके ले सकते हैं। मैम ठीक है। फ्रेश व्हीट ग्रास भी खाने में टेस्टी लगता है, कुछ खराब नहीं, हाँ, मतलब उगाया हुआ चबा के खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं, धुल के चबा लीजिए थोड़ा सा। ओके, वैसे खा सकते हैं। हाँ, ओ फिर निकली तो है ठीक है, नहीं, मेरे फादर खा लेंगे बस वो तो उसका जो बढ़िया। अर्क होता है वो चूस के फिर उसको उसके। फेंक दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। एंड मैम जैसे कि उनको ना हाई बीपी की भी प्रॉब्लम है और हार्ट की भी प्रॉब्लम है, मेरी मदर को भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है। तो उसमें सूर्य बेदी, कपाल भाती और भस्त्रिका नहीं करनी है ना। विधि नहीं करवाना बिल्कुल भी। ओके। और कपालभाति भस्त्रिका अगर, भी नहीं ना मैम। भस्त्रिका भी नहीं करवाना। ओके कपालभाति अगर आप करवा रहे हैं तो कम करवाइए, 20-30 करवाइए, फिर रेस्ट दिलवाइए। ओके 50 से ऊपर कपालभाति नहीं करवानी है हमें। ठीक है मैम। और अगर स्लो पेशेंट स्ट्रोक करवाइए, करा तो स्पीड स्ट्रोक नहीं लगवाने हैं। ठीक ओके है। ओके मैम। ठीक है। हम्म। थैंक यू मैम। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करा है तो। हमारा ताड़ासन, हस्तोतानासन और वृक्षासन। ताड़ासन किसको नहीं करना चाहिए? यदि तेज पीठ में दर्द हो या रीढ़ की हड्डी में समस्या हो आपके, क्योंकि क्या होता है, ताड़ासन पूरा हमारी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करता है ऊपर की तरफ। ठीक है। घुटने में चोट हो या एंकल में चोट हो और गठिया बाई की परेशानी हो,
तो इनको प्रिकॉशन के साथ ही करना चाहिए। बिना एड़ी उठाए ताड़ासन कर सकते हैं या लेट के कर सकते हैं ताड़ासन। खड़े होके हील्स को उठा के नहीं करवाना है, ठीक है। हस्तदानासन, अगर कंधे में गंभीर चोट हो या सर्जरी हुई हो उनको नहीं करना है। वृक्षासन एक बैलेंसिंग पोस्चर है और एक पैर पे किया जाता है, तो घुटने की समस्या हो उनको नहीं करना है। माइग्रेन या लो बीपी हो, बहुत लो ले रहता हो बीपी हमेशा, और चक्कर आने की समस्या हो उनको नहीं करना है। पर जैसे किसी किसी को होता है ना, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, उनको आप करा सकते हैं ताकि उनकी जो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सुधर जाए, ठीक है। ये सब तो आप लोग कर ही रहे हैं। मैम ये आपने हस्तोत्तान आसन का क्या हस्तोत्तानासन, बताया? हस्तोत्तानासन जैसे शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम हो, हाँ। ठीक है। अर्ध चक्रासन, अर्ध चक्रासन कर सकते हैं सभी लोग, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नी प्रॉब्लम है तो थोड़े पैर खुलवा के करवाइए, और बहुत ज्यादा कुछ अगर स्पाइन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उनको नहीं करवाना है, बाकी कर सकते हैं अर्ध चक्रासन। जो पूर्ण चक्रासन नहीं कर सकते वो अर्ध चक्रासन करवा सकते हैं। पादहस्तासन बैक वाले नहीं करेंगे, ठीक है। साइटिका की प्रॉब्लम हो उनको भी नहीं करवाना, मेन जो है बैक वाले को। स्लिप डिस्क हो गया, साइटिका हो गया, पीठ में किसी भी तरह का दर्द हो गया, सर्जरी या चोट लगी हो जैसे आपके हिप जॉइंट में, ठीक है। अगर कलाई में कोई प्रॉब्लम है तो हाथों को नीचे नहीं टिकाना है। घुटनों की सर्जरी हुई हो उनको भी पादहस्तासन नहीं करवाना है क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है। हाई बीपी वालों को पादहस्तासन नहीं करवाना है क्योंकि आगे झुकते हैं तो ब्लड फ्लो कहाँ पे आ जाता है, हमारा हेड की तरफ आ जाता है। तो हाई बीपी वालों को नहीं करवाना है, हर्निया और अल्सर वालों को भी नहीं करवाना है। अगर माइग्रेन है तो चक्कर खा के गिर सकते हैं पादहस्तासन में, उनको भी नहीं करवाना, ठीक है। त्रिकोणासन, पार्श्व कोणासन और कटी चक्रासन। त्रिकोणासन सभी लोग कर सकते हैं, थोड़ा घुटनों की प्रॉब्लम वालों को प्रिकॉशन लेके करवाना। पार्श्व कोणासन नी प्रॉब्लम वालों को नहीं करवाना है क्योंकि नी बेंड होता है इसमें। और कटी चक्रासन, कटी चक्रासन कौन सा वाला करवाया है आप लोग को? खड़े होने वाला। हाँ, ये तो सभी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कटी चक्रासन एक कटी की क्रिया भी है, सूक्ष्म क्रिया भी है, तो इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैम लेकिन जिनको वर्टिगो नहीं तो स्पॉन्डिलोसिस का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उनको नेक का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? नेक सीधी करके सिर्फ वो करिए, फिर क्योंकि हल्का हम से ले जा पूरा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। उसे स्लो करिए, एकदम होल्डिंग के साथ करिए, मूवमेंट नहीं करनी है। आसन मूवमेंट नहीं होता है, होल्डिंग होता है। क्रिया और आसन में छोटा सा फर्क है। यहाँ जो कटी चक्रासन की बात हो रही है ये होल्डिंग वाले की बात हो रही है।
ऊपर जो कटी की क्रिया है वो मूवमेंट है श्वास के साथ, है ना। यहाँ पे होल्डिंग है, एक जगह जाके आपको 15 या 30 सेकंड रुकना है, तब वो आसन कहलाएगा। अगर आप होल्ड नहीं कर रहे हो तो वो आसन नहीं, क्रिया है। यस मैम। ठीक है। मैम आपने जो त्रिकोण आसन वाला बताया था ना, त्रिकोण आसन में जैसे अपने को शायद माइग्रेन और वर्टिगो वाले को हेड अप नहीं कराएंगे हम, हेड को हाँ। नॉर्मल लेवल पे करेंगे। अदरवाइज जिनको वो रहे नॉर्मल लोग ऊपर की तरफ देखो, इसका एक ये भी। त्रिकोण आसन में वैसे भी हेड नॉर्मल ही रहता है, हम ऊपर कहाँ ले जाते हैं। जैसे हाथ जाएगा वैसी नेक जाएगी, नेक को तो इधर उधर करना ही नहीं होता है। मैम ऊपर देखना मैम है। ऊपर वाले हाथ को देखना होता है। हाँ अच्छा, हो सकता है आपको सीधा हाथ करने वाला सिखाया होगा, ऐसे वाला। मैम हाँ हमें वो आप जो कह रही हो शायद आप पार्श्व आसन कहते हैं। नहीं नहीं, पार्श्वकोण तो नी बेंड करके होता है। अच्छा, हमारे को सीधा वाला बताया। अच्छा, चलिए जैसा आप लोग को करवाया है आप वैसे ही करना, मेरा मेथड थोड़ा अलग है करवाने का। पर आप लोगों को जैसे करवाया वैसे करना। हाँ, तो जो आपको त्रिकोणासन सिखाया है उसमें नेक सीधी रखनी है, ऊपर नहीं देखना है, क्योंकि चक्कर आ जाएंगे, आप गिर सकते हो। बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो जिनको, उनको भी अपनी नेक जो है सीधी रखनी है। ऊपर रखेंगे तो हो सकता है कि गिर जाए। दूसरा, हर्निया वाले और अल्सर वाले इसको नहीं करेंगे। ठीक है। माइग्रेन वालों को चक्कर आ सकते हैं, गिर सकते हैं। क्लियर हो गए। पार्श्व कोणासन वो वाला करवाया, पैर सीधा रखे और हाथ ऐसे करके साइड बेंड करवाइए, ये हाँ वाला। जी मैम, उसमें उसमें हाथ नहीं दिखना चाहिए, पीछे से छुप जाना चाहिए ना हाथ पैर के पीछे। मैम एक एक मतलब ऐसा है कि एक नी बेंड होगा जिसके ऊपर आप सपोर्ट लेकर हाथ रखोगे, और हाँ हाँ फिर वो जो हाँ, जो नी पे रखा है उसको भी हम फ्लोर पे पीछे फिर टच। छुपा देंगे। हाँ, पीछे टच रहेगा। जरूरी नहीं कि पीछे, हम हाथ भी आगे भी रख सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में नहीं बैलेंस बन पाता किसी किसी का, तो आगे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो घुटनों की समस्या वालों को वो नहीं करवाना है, घुटना सीधा रख के करवाना है, घुटना बेंड करके नहीं करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि नी बेंड करेंगे तो घुटने शायद पे जिनको प्रेशर बीपी का आएगा। इशू रहता है, शायद उनको बिल्कुल हाथ पीछे नहीं रखना है, उनको घुटनों पे ही रखे रखना, बीपी वालों को। और अदरवाइज जिसकी फिर हम कर सकते हैं, जो नॉर्मली पीछे वाला कर सकते हैं, बीपी वालों के लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेशन। हाँ हाँ, करवा सकते हो बीपी वालों को भी, ऐसे कोई समस्या नहीं है। ठीक है। दंडासन, पद्मासन और वज्रासन। दंडासन तो सिंपल है, सभी कर सकते हैं। बैठने की स्थिति जो होती है हमारी, जब हम बैठने वाले आसन स्टार्ट करते हैं तो उसकी समस्थिति है दंडासन। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पैर बिल्कुल सीधे, बिल्कुल बॉडी का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री एंगल जो बनता है, कोण बनता है। कमर बिल्कुल सीधी, पैर बिल्कुल सीधे, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, पंजे अंदर की तरफ खिंचे हुए। तो सभी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हो सकता है कि बैक पेन वालों को थोड़ी सी समस्या आए इसे करने में, क्योंकि पूरा खिंचाव होता है इसमें। देखने में आसान लगता है बट थोड़ा टफ होता है। पद्मासन घुटनों की प्रॉब्लम वाले नहीं कर नहीं करवाना है उनको। ठीक है। और पीठ के निचले हिस्से में किसी को प्रॉब्लम हो या चोट लगी हो, हैमस्ट्रिंग में बहुत अधिक जकड़न होने पर भी
हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होते हैं उनमें अगर अधिक स्टिफनेस होती है, उनको दंडासन बहुत केयरफुली करवाना है। ठीक है। अगर बिल्कुल टेल बोन में आपको समस्या आ रही है तो दंडासन करने में उसमें दर्द आएगा, दर्द होगा, तो कोशिश करें कुछ कुशन वगैरह नीचे रख के पतला, तब दंडासन करवाएं। डायरेक्ट मैट पे बिठा बिठा के, जमीन पे बिठा के नहीं करवाना है, नहीं तो पेन बढ़ जाएगा और समस्या और बढ़ जाएगी ठीक होने की वजह। हमारी बुक में ना दंडासन का कॉन्ट्राइंडिकेशन माइग्रेन और हेडेक बता रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा समझ नहीं नहीं नहीं, आता। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है माइग्रेन से। माइग्रेन में प्रॉब्लम होती हाँ है बैकवर्ड या फॉरवर्ड में। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हाँ नहीं समझ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उससे कोई लेना देना नहीं है माइग्रेन से, इसका बिठा सकते हैं आप। बल्कि ये जो है आपका स्पाइन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है ये। ठीक है। पद्मासन, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम हो, टखनों में दिक्कत हो, मतलब एंकल में दिक्कत हो, और जो आपका ये होता है हिप जॉइंट जो होते हैं, हिप की जो हड्डियां होती है उनमें कोई प्रॉब्लम हो, गठिया बाई की प्रॉब्लम हो, मतलब आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, उनको पद्मासन नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। वज्रासन सेम, नी प्रॉब्लम वाले, नी रिप्लेसमेंट वाले नहीं करेंगे। और एंकल, जिनका वीक हो, एंकल में चोट हो, उनको भी नहीं करवाना है। और स्लिप डिस्क वालों को भी नहीं करवाना है वज्रासन। योग मुद्रा आसन, योग मुद्रा आसन में भी सेम पद्मासन वाले ही आपके वो होंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। योग मुद्रा में आगे झुकवाते हैं, तो बैक वालों को भी नहीं करवाना है इसमें। ठीक है। वही है ना योग मुद्रा, पद्मासन लगा के आगे फॉरवर्ड करते हैं, वही सिखाया ना। हाँ, तो इसमें ध्यान देना है। और पर्वत आसन, पर्वत आसन में जैसे नेक पेन है, सर्वाइकल है, तो नेक उठा के करवानी है। और सीवियर बैक पेन है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करवाना है। घुटनों में प्रॉब्लम है, नी रिप्लेस हुआ है, तो उसको भी पर्वतासन नहीं करवाना। वक्रासन, वक्रासन भी सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत बड़ा इसमें है नहीं। कुछ बताया आप लोगों को? पश्चिमोत्तासन, और ये छूट गया मैम। पश्चिमोत्तान, ओ सॉरी, पश्चिमोत्तानासन बैक वालों को नहीं करवाना है, माइग्रेन वालों को नहीं करवाना है। ठीक है। और पेट में कुछ सर्जरी वगैरह हुई हो, उसको भी नहीं करवाना है पश्चिमोत्तानासन। पूर्व तानासन, हाथ में कोई प्रॉब्लम हो, शोल्डर में कोई प्रॉब्लम हो, उस व्यक्ति को पूर्वोत्तानासन नहीं करवाना है, क्योंकि पूरा प्रेशर कहाँ आता है, हैंड्स और शोल्डर में आता है। बहुत ध्यान से कराना है। माइग्रेन वालों को भी नहीं करवाना, क्योंकि गर्दन इसमें पीछे जाती है। ठीक है। हाई बीपी वालों को पश्चिमोत्तानासन नेक ऊपर उठा के करवाना है। ठीक है। नेक झुकवाना नहीं है, तुरंत उठा के करवाइए, ताकि हार्ट पे प्रेशर कम से कम आए। वक्रासन एक ट्विस्टिंग प्रैक्टिस है, कमर दर्द वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी है। बाकी कंधे में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा ध्यान से करवाना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाथ पूरा हमें साइड में ले जाके ग्रिप करना होता है अपना पैर, है ना। तो कंधे पे प्रेशर पड़ता है उसमें जब आप होल्ड करते हो। तो यदि कंधे में दिक्कत होगी तो उसे करने में बहुत परेशानी होगी, होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से होगा। अर्ध मत्स्येंद्रासन, घुटने में प्रॉब्लम है तो पैर सीधा करवा के ही करवाएं, वक्रासन ही करवाएं, अर्ध मत्स्येंद्र ना करवाएं।
गौमुख आसन। गौमुख आसन सेम नी प्रॉब्लम वालों को पैर सीधे करवा के ही करवाना है। स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको करवा सकते हैं। ना मैं गोमुख आसन में अगर किसी को शोल्डर में प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं कर पाएगा ना मैम? हाँ, सहारे से करवा सकते हैं इसको। कुछ रस्सी या रुमाल वगैरह पकड़वाइए, बेल्ट आती है आजकल, बेल्ट पकड़ाइए और उसको करवा सकते हैं। वैसे बैक एक के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग लॉन्ग ड्राइव करते हैं, अधिकतर जिनका ड्राइव का काम है, मतलब गाड़ी देर तक बैठ के चलाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है गौमुख आसन। क्योंकि वो पीठ के आपके दोनों तरफ के मसल्स को स्ट्रेच करता है और पूरा लाभ देता है, उसको स्ट्रेंथ देता है। जो लॉन्ग सिटिंग होती है, जब आप ऐसे करके ड्राइव करते हो तो आपके कंधे और बैक पे प्रॉब्लम, पेन आता है। तो जब आप गोमुख आसन करते हो तो वो स्ट्रेच जब करते हो, उससे क्या होता है, मसल्स खिंचती हैं, फिर जब आप छोड़ते हो मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाती है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है। तो गौमुख आसन घुटने में प्रॉब्लम हो, नी में, हिप में प्रॉब्लम हो, या कंधे में फ्रोजन शोल्डर हो, तेज दर्द हो कंधे में, उनको नहीं करवाना है। लिगामेंट्स की प्रॉब्लम हो, ठीक है, उनको भी नहीं करवाना है, क्योंकि पैरों को मोड़ना पड़ता है उसमें इस तरीके से। रीढ़ की हड्डी की कोई सर्जरी हुई हो, पीठ से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई हो, उन्हें नहीं करवाना है। प्रेगनेंसी में लास्ट के महीनों में गौमुख आसन को नहीं करवाना है, क्योंकि जो हम पैरों की स्थिति बनाते हैं उसमें हमारे पेट पे प्रेशर आता है, इसलिए लास्ट के महीने में, 8th और 9th में मंथ में नहीं करवाना। नेक्स्ट है मकरासन, भुजंगासन, पीठ के बल लेटने वाले आसन आ गए। ठीक है, आपसे ना एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, सीक्वेंस पूछा जा सकता है। आसन कराने का क्या सीक्वेंस होता है, कौन बताएगा? कैसे कराते हैं आसन, कि कभी भी कोई भी आसन करा दिया? मैम स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन, सुपाइन। और सूर्य नमस्कार कब कराते हैं? मैम मॉर्निंग में पहले करवा लें उसे। कौन से अभ्यास से पहले और कौन से अभ्यास के बाद करवाते हैं? सूक्ष्म व्यायाम के बाद और बिल्कुल आसन के पहले। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम के बाद और आसन के पहले करा जाता है सूर्य नमस्कार। जैसा ये जो सिलेबस आपका बना हुआ है ना, इसी स्थिति में करवाया जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना होता है। और सूर्य नमस्कार कहाँ, कैसे स्टार्ट करते हैं, मैट पे कहाँ पे खड़े होके करते हैं? कहीं भी एक खड़े हो जाते हैं या मैट के मैम एज एंड में, और एक, 1 स्टेप पीछे और ले। एक फीट मतलब, हाँ एक स्टेप पीछे लेके फिर स्टार्ट करते हैं। मतलब जैसे मैट में खड़े हो, फिर फिर जहां से पर बताइए। किनारा है मैट का वहां पर आप खड़े हो गए, और हाँ, उसके बाद एक डिस्टेंस लेके आप पीछे आ गए, तो वहां से हम शुरू करते हैं। क्यों क्यों करते हैं वहां से शुरू? ताकि जब हम आसन नंबर 3 करें तो हमारा हाथ जमीन पे नहीं जाए, बिकॉज योगा में सब कुछ एनर्जी का है, तो वो मैट में टच होके हमारा बॉडी बिल्कुल मैट पे फिट नहीं, होगा करते ये तो समय। एक अलग नहीं कॉन्सेप्ट है। मैम, 6 नंबर पे हमारी चीन बाहर न टच हो जाए। चलिए, ये सब भी ठीक है, ठीक बता रहे हो आप लोग भी। बट जो मेन कारण है, क्योंकि हमें सूर्य नमस्कार में आगे से पीछे की ओर जाना होता है, तो इसलिए हम मैट के एक छोर से स्टार्ट करते हैं, बीच में खड़े होकर सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं, है ना। अगर हम बीच में खड़े होकर करेंगे तो हमारा पैर क्या है, मैट के बाहर जाएगा, और जब हम
पर्वत आसन करेंगे तो क्या होगा, वो मैट स्लिप होगी और हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए मैट की फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। जहां भी आपके टीचर बैठे हैं वो साइड फ्रंट है आपकी और दूसरी साइड बैक है। तो मैट की फ्रंट से स्टार्ट करने हैं। सेम जो बोला आपने, थोड़ा सा 5 से 6 इंच का डिस्टेंस छोड़ के पीछे चले जाइए और फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमें आगे से पीछे की ओर जाना है और फिर पीछे से आगे की ओर जाना है। जो मूवमेंट होनी है वो उतने ही हिस्से में होनी है। उससे आप अंदर या बाहर जा रहे हो, इसका मतलब सूर्य नमस्कार परफेक्ट नहीं हो रहा है, सूर्य नमस्कार गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए मकर आसन। मकर आसन कौन सा वाला करवाया है आप लोगों को? रिलैक्सिंग पोस्चर। हम एक, हाँ वो वाला जो माधुरी हाँ जी जी मैम, बता। रिलैक्सिंग पोर्शन, आगे हाथ रख के हाँ ऊपर ऊपर फिर आपने हाँ, गर्दन रखनी। तभी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इनसे करने में। ठीक है, बस गर्भवती महिलाओं को पेट के बल नहीं लिटाना है, और किसी को पेट से रिलेटेड गंभीर समस्या हो, जिसमें पेट फूल रहा हो और पेट में दर्द रहता हो, उनको, जिनको स्टिचेस आए हो स्टमक में, उनको नहीं करवाना है, क्योंकि हम पेट पे ही प्रेशर लेते हैं। रिलैक्सिंग पोस्चर है जिनका लॉन्ग सिटिंग का कार्य, स्टैंडिंग कार्य है, बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं पूरे दिन, या फीमेल्स हैं जो किचन में खड़े होके कार्य करती हैं, क्योंकि आजकल किचन जो है हमारी खड़े होने वाली हो गई है। पहले की हमारी जो किचन होती थी गांव में, तो आजकल बैठने वाली किचन मिल जाती है, बट शहरों में सब जगह जो है इटालियन किचन के नाम पे हमें पैरों की समस्या दे दी गई है। तो खड़े होने वाली किचन है, चाह कर भी हम बैठने वाली किचन उसको नहीं बना पाते हैं, क्योंकि स्पेस ही नहीं होता है उतना। तो उसके बाद जब रिलैक्स करते हैं तो थोड़ी देर मकर आसन में रिलैक्स कीजिए। मकर आसन के भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। एक तो यही जो आप लोगों को करवाया है, चिन्ह रखना या ये रखना, ये रखना। एक होता है आगे से उठ जाना भुजंग आसन की स्थिति में, दोनों हाथों को इस तरीके से रख लेना और दोनों एल्बो मिला के रखना। ठीक है, इसमें धीरे धीरे आगे करना। सर्वाइकल वालों को आप करा सकते हो, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बैक पेन वालों को करा सकते हो। तो इसमें पूरा ऐसे आपको रिलैक्स करना है अपनी स्पाइन को। पूरे दिन में कम से कम 2 मिनट इस स्थिति में लेटिए, कभी कमर में दर्द नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब हम स्टैंडिंग स्थिति में रहते हैं, हमारी कमर क्या होती है, अधिकतर फॉरवर्ड में रहती है ना, स्पाइन हमारी सीधी नहीं रहती है। तो उसे रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर बैकवर्ड आप करोगे तो आपको आराम मिलेगा। तो उसमें मकर आसन कर सकते हो। भुजंग आसन हर्निया वाले पेशेंट्स को नहीं करवाना है। पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो उन व्यक्तियों को नहीं करवाना है। कोहनी में चोट हो उन्हें भी नहीं करवाना है। बाकी सब लोग भुजंगासन कर सकते हैं। बैक पेन में बहुत आराम देता है, फायदा देता है। धनुरासन, पेट में स्टिचेस हो और हर्निया की समस्या हो, अल्सर की समस्या हो, उनको धनुरासन नहीं करवाना। नी प्रॉब्लम वालों को भी धनुरासन नहीं करवाना, क्योंकि क्या होता है हम एंकल पकड़ के खींचते हैं तो हमारा प्रेशर कहाँ पर आता है, नीज पे आता है। तो नी प्रॉब्लम वालों को भी धनुरासन नहीं करवाना। शलभासन हाई बीपी वालों को नहीं करवाना। ठीक है, हाई बीपी वालों को क्यों नहीं करवाना है, क्योंकि जब हम पैरों को पीछे से उठाते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कहाँ आ जाता है, हमारी अपर बॉडी में आ जाता है। और उस टाइम पे हम लेटे हुए हैं तो हमारा सारा प्रेशर कहाँ आता है, हमारे हार्ट पे आ जाता है। इसलिए हाई बीपी वालों को शलभासन निषेध बताया गया है। ठीक है, पवन मुक्त आसन सर्वाइकल है तो नेक उठा के नहीं करवाना है, बाकी सब लोग कर सकते हैं। नी प्रॉब्लम वाले भी इसे करने में थोड़े असमर्थ होंगे।
अगर नी प्रॉब्लम है तो एक एक पैर से अर्ध पवन मुक्त करवा सकते हैं। ठीक है। स्पाइन को आराम देता है, रिलैक्स करता है, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है। पवन मुक्त आसन के और कौन से वेरिएशन करवाए हैं आप लोगों को? मैम पहले एक एक पैर से और फिर दोनों पैर। हाँ, तो सभी कर सकते हैं, बस सर्वाइकल वालों को नेक नहीं उठवानी है। ठीक है, ऐसा कोई खास कॉन्ट्राइंडिकेशन है नहीं इसका। उत्तान पादासन, पेट से रिलेटेड समस्या हो किसी को, उनको नहीं करवाना। उत्तान पादासन किसके लिए बहुत अच्छा है? जिनकी नाभि टल जाती है ना बार बार, पेट को स्ट्रेंथ देता है ये। पेट की मसल्स जो होती हैं वीक होती हैं, उनको स्ट्रेंथ देता है, तो उनको आप करवा सकते हैं। ठीक है। और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया है इसका मैडम ने? नहीं बताया कुछ? बताया होगा, आप लोग को याद नहीं होगा। चलिए, पेट के दबाव के कारण हर्निया वाले और आईटीपी हर्निया। यस मैम। हाँ, और किसी को रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है पेट से रिलेटेड, और मेंसुरेशन साइकिल में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विपरीत आसन है ना। मेंसुरेशन की प्रक्रिया जो है नीचे आने वाली है, जो फ्लो होता है वो बॉडी से बाहर निकालने वाला होता है। जब आप हल आसन या उत्तान पादासन या सर्वांग आसन आप करते हैं, तो वो क्रिया क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है ना। वो कहाँ की तरफ ब्लड फ्लो करती है? हमारी चेस्ट और हमारे हेड की तरफ। तो इसलिए मेंसुरेशन के दौरान पे ये क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ना अर्ध हलासन करना है, ना उत्तान पादासन करना है। अर्ध हलासन सभी लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर किसी को उठाने में समस्या है पैरों को, तो दीवार के सहारे करवाइए, बहुत फायदा देता है पैरों से रिलेटेड। जैसे वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत अच्छा है अर्ध हलासन, है ना। जैसे वेरिकोज वेन्स हो जाती है फीमेल्स को, होती है अधिकतर प्रेगनेंसी के दौरान होती है ये। उस टाइम पे वजन बढ़ने से या रीढ़ की हड्डी पे कुछ प्रेशर पड़ने से तो नर्व्स जो है ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण से ब्लड जमा होना चालू हो जाता है हमारी वेन्स में, और वो मोटी मोटी फूल जाती है वेन्स जो है, स्वेल हो जाती है। तो वो पपीते के जो बीज होते हैं उसकी तरह भी हो जाती है, खतरनाक होती है वेरिकोज वेन्स। उसमें क्या होता है, पैर फूल भी जाते हैं आपके, अपनी जो लोअर बॉडी होती है वो हैवी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो उसमें हमें क्या करवाना है, उन्हें अर्धालासन करवाना है। आधे आधे घंटे आप बिठा दीजिए उन्हें उसी अवस्था में, दीवार के सहारे। पेट पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा क्या हो, थाइस की तरफ जाए और नर्व्स खुले, फ्लो से नर्व्स खुलने लग जाए, इसलिए। मैम कोई 60+ है, उसको वैरिकोज वेन्स भी है और गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया है, यूट्रस रिमूव हो गया है, तो तो वो तो नी बहुत पहले हो गया होगा रिमूव, तो ये सब ये अभी रिसेंट हुआ है। गॉल ब्लैडर तो अभी 6-7 महीना पहले हुआ है, तो नहीं कर सकते मैम। नी प्रॉब्लम भी है तो कर सकते हैं क्या? नहीं, दीवार के सहारे कर सकते हैं, कोई समस्या अच्छा, नहीं। ठीक है। सहारे के साथ करवाना है। ठीक है। 6-7 महीने हो गए ना, स्टिचेस वगैरह सब ठीक हो गए होंगे उनके, तो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। बस दीवार के सहारे के साथ आराम से उठाने के लिए कहिए। वेरिकोज वेन्स के लिए अच्छा है। वेरिकोज वेन्स में मसाज बोलिए, हल्की हल्की मसाज भी करें पैरों की, ताकि ब्लड सर्कुलेशन वहां पे बढ़े। सेतु बंद आसन, सेतु बंद आसन कौन सा करवाया है आप लोग को? पैर नी बेंड करके पकड़ के, एंकल पकड़ के और उठा देना। हाँ जी, पूरा वो जलंधर बंद लॉक होना चाहिए वहां तक उठाना। हाँ बिल्कुल सही है। तो सेतु बंद आसन जो है आपका,
अगर नेक में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस है, तो उसमें अवॉइड करना है। ठीक है। या घुटने में प्रेशर आता है सेतु बंधासन में, तो बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करवाना है घुटने वाले व्यक्ति को, जिन्हें घुटने में प्रॉब्लम हो। अगर आप सहारे के साथ करवा रहे हो कि हाथ आपने पीठ पे रखवा लिए है तो नी रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आप एंकल पकड़ के करवा रहे हो तो नी प्रॉब्लम वालों को बोलना है कि ज्यादा नहीं उठाना, कि आपके नीज पे इफेक्ट ना आए। ठीक है। सरल मत्स्य आसन। सरल मत्स्य आसन यही है, हेड में कोई प्रॉब्लम हो इधर की तरफ तो नहीं करवाना है। ठीक है। कंधों में इंजरी हो तब नहीं करवाना है, बाकी सब लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा आसन है सर्वाइकल के लिए, बैक पेन के लिए बहुत फायदा करता है। शवासन सभी लोग कर सकते हैं, पर अगर किसी को एक्सट्रीम एंजाइटी और डिप्रेशन है, उनको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, तो उन्हें कुछ कुछ सेकंड का, थोड़ी थोड़ी देर का शवासन लेके आप करवा सकते हैं। उससे पहले उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करें ताकि उनका मन शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तब शवासन का अभ्यास मैम करें। हाँ मैम जी। लो बीपी जिसको है, हम्म। बहुत लो बीपी है, उसको भी बहुत देर तक शवासन नहीं किया जा सकता है ना? देर तक तो लो शवासन बीपी का करवाते ही जिसको नहीं है। है। शवासन ज्यादा देर का नहीं करवाना होता है, मैक्सिमम 3 मिनट का करवाइए। अगर योग निद्रा करवा रहे हैं तो एक जो अलग बात है। प्रिवेंटिव होता है शवासन, और योग निद्रा। योग निद्रा करवा सकते हो, कोई योग बात। निद्रा नहीं कराते हैं। करवा देते हैं, क्यों नहीं करवाते? करवाइए योग निद्रा में परेशान, हाँ आते लो ही बीपी का देर करवाइए। तक। पहले उनके शरीर से मेहनत करवाइए, फिर योग निद्रा करवाइए। है ना, योग अभ्यास करेंगे तो बीपी वैसे भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, 15 मिनट की योग निद्रा करवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। सेक्शनल ब्रीदिंग पता है सभी को? सेक्शनल ब्रीदिंग क्या है? जी मैम। 3 तरह की थोरैसिक, ब्रीदिंग होती है, थोरैसिक, एब्डोमिनल और क्लेविकुलर। क्लेविकुलर। ठीक है, पूछ सकते हैं, तीन कोई सी भी ब्रीदिंग पूछ लेंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। जब हम श्वास लेंगे तो सबसे पहले श्वास कहाँ पे जाएगी, कौन सा पार्ट फूलेगा, एब्डोमिनल या थोरेसिक? एब्डोमिनल। गुड। फिर उसके बाद थोरैसिक। और जब छोड़ेंगे तब पहले था ऊपर से थोरैसिक फिर एब्डोमिनल। एक बैलून का, जिनको चलिए जिनको पता है वो ठीक है, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, उनको मैं बता रही हूँ कि एक बलून के एग्जाम्पल से इसको याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा वहां पर। जैसे हम बलून में हवा, उसे फुलाते हैं, फूंक मारते हैं, तो कहाँ से फूलता है वो? पहले नीचे से, है ना। जब हम उसमें बहुत सारी हवा फेंकते हैं तब वो ऊपर तक आता है, फूल के सेंटर से फूलेगा फिर ऊपर तक आएगा। जब हम हवा निकालते हैं तो बलून कहाँ से खाली होता है सबसे पहले? अपनी नेक से, ऊपर से खाली होता है, फिर सेंटर से, फिर नीचे। ठीक है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, पूछा जाता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। यौगिक डीप ब्रीदिंग क्या होती है, बताइए। मैम वो मैम पद्मासन, पद्मासन में बैठ के हमें एक हाथ को अपने पेट पे रखना है, दूसरे हाथ को अपने छाती पे रखना है, और फील करना है कि जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, पहले हमारा एब्डोमेन बढ़ रहा है, बाद में हमारा चेस्ट ओपन अप हो रहा है और शोल्डर अप जा रहे हैं। देन स्लोली हम जब ब्रीद आउट शोल्डर एक्सेल अप नहीं करते ले हैं, जाने हैं ब्रीदिंग में, वो ऑटोमेटिकली ही चले जाते हैं।
नहीं ले जाते हैं, यही तो अभ्यास है। हाँ शोल्डर अप नहीं जाएगा, आपको फील करना है कि चेस्ट से ऊपर वाले हिस्से में भी आप श्वास को फील कर रहे हैं। पर आप ब्रीदिंग ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, है ना? कैसे करेंगे एक बार बताइए मुझे करके। मैं मतलब सांस इतनी भर ले रही है कि ऑटोमेटिकली ये वाला चेस्ट पोर्शन आपकी का थोड़ा फूलनी सा चाहिए। अपलिफ्ट हो फूलनी जाए। है, हाँ मैंने वो हाँ, भी बोला ना, चेस्ट पूरी चेस्ट ओपन तो अप होनी फूलेगी, चाहिए। ठीक है। कि बट थोड़ा सा शोल्डर अपलिफ्ट आप, हो जाए उसको शोल्डर आप प्रेशर से। वर्ड यूज मत करना आप, ठीक है? ओके। आपका कॉन्सेप्ट ठीक था। और योगिक डीप ब्रीदिंग में ये स्टार्टिंग में होता है कि हम हाथ रख के करवाते हैं। बट ये जरूरी नहीं है ना मैम कि पद्मासन में, मतलब नहीं किसी नहीं भी। नहीं, किसी भी सुखासन में, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो आपको कंफर्ट लगता हो, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, किसी में भी, ठीक है? उसमें मैम आप, जैसे इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे इसको क्लैविकल्स बोलते हैं, तो क्लैविकुलर ब्रीदिंग, इसका मतलब हम इन क्लैविकल्स को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर रहे हैं वो विद प्रेशर ऑफ द ऑटोमेटिकली ब्रेथ। अप होगा, हम हाँ। करेंगे नहीं, वो होगा, ऑक्सीजन जाने पर होगा वो, ठीक है? तो आपको शोल्डर्स का अप नहीं, करना, क्लैविकल्स का आपको यूज अप कीजिए। करना नहीं, ऐड करना, आपको बोलना है कि यहाँ तक श्वास भरना है श्वास भरना है, राइट। है ना? ये यूज करना है, क्योंकि क्या होता है, हमारे शब्द पकड़ लिए जाते हैं, पकड़ लेते हैं एग्जामिनर, वो बोलेंगे भाई कैसे करोगे, करके बताओ, हाँ सही है। है ना? तो इसलिए ठीक है। और दूसरा जो सेक्शनल ब्रीदिंग आपको बताई है, जब हम इन तीनों ब्रीदिंग को एक साथ करते हैं तो वो योगिक डीप ब्रीदिंग बन जाती है, ठीक है? अनुलोम विलोम आपको पता ही है, नाड़ी शोधन भी आपको पता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या डिफरेंस है, तो अनुलोम विलोम मैम जो है, कुंभक का। कुंभक का, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाड़ी शोधन में कुंभक होता है, अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं होता है। रेचक, पूरक और कुंभक, ये पता होना चाहिए, पूरक क्या है, रेचक क्या है, और कुंभक क्या है। पूरक क्या है? इनहलेशन। रेचक क्या है? एक्सलेशन। कुंभक क्या है? रिटेंशन, ठीक है? और इन तीनों को मिलाकर प्राणायाम बनता है। उज्जाई प्राणायाम, जैसा आपकी मैम ने सिखाया है वैसा ही बताइएगा, ठीक है? किसी रेफरेंस से सिखाया है उन्होंने, किसी किताब का रेफरेंस दिया हो या कुछ हो? चलो कोई नहीं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जैसा मैम ने सिखाया है वैसा ही बताइएगा, ठीक है? थ्रॉट रीजन में जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो में बुक उसको, में लिखा है भमरा की तरह सांस भरना है या भमरी की तरह सांस छोड़ना है, ऐसे बुक में लिखा है। हम्म, लेकिन हमको जो सिखाया है और सांस इनहेलेशन भरते हैं तो सिखाया होगा भ्रामरी है, आपको। वो भ्रामरी है। वो तो भ्रामरी है। सांस को भ्रामरी में छोड़ना भी है पर बस, तब इनहेल, आवाज निकल। भवरे की आवाज नहीं करते इनहेल करते हुए, एक्सलेशन में करते हैं भ्रामरी में, एक्सलेशन। है ना? हाँ भमरी एंड करते हैं, भवरा और भवरी ऐसे ये रहता है। बुक में लिखा है ऐसे। हाँ, भवरा और भवरी, स्टार्टिंग में भवरा और भवरी। बिल्कुल। तो ऊंचाई में जो है इनहेलेशन एक्सलेशन दोनों में आवाज होती है ना, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। कोई जैसे नहीं, आपको जैसे सिखाया वैसे बताइएगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शीतली प्राणायाम लो बीपी वालों को नहीं करवाना है। शीतकारी प्राणायाम भी लो बीपी वालों को नहीं करवाना है बाकी। और जिसे दांतों में पायरिया हो या दांतों की मसूड़ों से रिलेटेड कोई समस्या हो उनको नहीं करवाना है, क्योंकि शीतकारी कैसे होता है, सीधा मसूड़ों पे अटैक हो रहा है। तो जिन्हें लेकिन मैम इसमें तो बताया गया दांतों के लिए वो अच्छा रहता है। दांतों के लिए दांतों के अच्छा रहता है नॉर्मल अवस्था में, अगर ब्लड आ रहा है दांतों में तब आप शीतकारी करेंगे तो नुकसान पहुंचाएगा वो। अच्छा। उसका ट्रीटमेंट कराने के बाद आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है? भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का ऐसा कोई वो है नहीं, बट कहा जाता है कि भ्रामरी प्राणायाम लेट के नहीं करवाना चाहिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकती, मैंने किसी किताब में पढ़ा था, इसलिए मैं
आपको बता रही हूँ। ठीक है, कान बंद करके नहीं करवाते हैं लेट के। वैसे आप मकार चैंटिंग लेट के कर सकते हो, बट कान बंद करके नहीं करवा सकते हैं, ऐसा उस बुक में लिखा हुआ था। ठीक है, जालंधर बंद सर्वाइकल वालों को नहीं करवाना है। उद्यान बंद अल्सर, हर्निया, पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, किसी का सिजेरियन हुआ हो, तो 1 साल तक कम से कम उद्यान बंद नहीं करवाना। ठीक है, क्योंकि स्टिचेस, अंदर के स्टिचेस सूखने में टाइम लगता है। मूल बंद, मूल बंद भी सभी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हर्निया वाले मैम? हर्निया वाले नहीं कर सकते हैं मूल बंद, उनको नहीं कराना। ठीक है, योग मुद्रा कौन सी सिखाई है आप लोग को? पद्मासन वाली? हाँ जी मैम। अनम्यूट कीजिए नम्रता जी अपना। मैम, पद्मासन में बैठ के दोनों हाथों को पीछे फोरआर्म्स को पीछे से पकड़ना है देखिए। और धीरे धीरे नीचे जाना है। एक्सेल करते हुए हाँ, एक्सेल और करते हुए इनहेल नीचे करते जाना हुए है, ऊपर आना है। ऊपर आना है। यस। ठीक है, तो वही जो पद्मासन वाले और बैक पेन वाले कॉन्ट्राइंडिकेशन है वही बता दीजिएगा इसमें। ठीक है, नी प्रॉब्लम हो गई, बैक पेन हो गया, उनको नहीं करवाना है। महामुद्रा कौन सी करवाइए? एक पैर फोल्ड करके, इसमें भी फॉरवर्ड बेंडिंग है यस मैम। महामुद्रा में, तो बैक एक वालों को नहीं करवाना है। ठीक है, विपरीत मैम, करनी मुद्रा, महामुद्रा में फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं रहेगी। मतलब आपको थोड़ा सा किसी है। इसमें जालंधर बंद लगेगा। जालंधर बन लगेगा तो सर्वाइकल वालों को अवॉइड करवाना है, क्यों? क्योंकि मैम फिर फॉरवर्ड हो रहा वो है। स्पाइन वाले तो कर ही सकते हैं ना। स्पाइन वाले कर सकते हैं। हाँ। मैम, महामुद्रा में शंभवी शांभवी मुद्रा भी हमें बताई गई है करने के लिए साथ में। अच्छा अच्छा, शांभवी मुद्रा बताई गई है तो नेत्रों का कोई सीवियर प्रॉब्लम हो, यस मैम। है ना? जैसे आजकल लोग लेंस डलवा लेते हैं सर्जरी से, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है शांभवी मुद्रा, क्योंकि बहुत प्रेशर पड़ता है आई आई मसल्स पे शांभवी जब हम करते हैं। ठीक है, विपरीत करनी मुद्रा हाई पीपी वालों को नहीं करवानी है। ओके, बाकी तो इनसे रिलेटेड तो नहीं पूछा जाएगा, इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब आप लोगों का कोई सवाल हो तो बताइए। ये मैंने आपका प्रैक्टिकल का अंतर्मौन के बारे में पढ़ लीजिएगा। अंतर्मौन क्या होता है? योग निद्रा आपको बता ही दिया गया है, बॉडी अवेयरनेस एंड ब्रेथ अवेयरनेस, ये शवासन में जो हम करवाते हैं, अंग पैर के अंगूठे से लेकर सर के हेड तक। और श्वास प्रेक्षा जो होती है, इनहेल एक्सेल जो होता है, उस पर ध्यान लगाना। योग निद्रा, अंतर्मौन के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रणव और सोहम के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रणव कस्य वाचक प्रणव, महर्षि पतंजलि ने ईश्वर का एक नाम दिया है जिसे प्रणव कहा जाता है, उसे ही सोहम भी बोला जाता है, सोहम। ठीक है, हिम्स और ध्यान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान तो पढ़ा है मैंने शायद। यस मैम। हाँ, बस ध्यान वही है, पूछा जा सकता है। ध्यान से रिलेटेड क्वेश्चन वही, गणित संहिता में कितने प्रकार के ध्यान है, श्रेष्ठ ध्यान कौन सा माना गया है, तो सूक्ष्म ध्यान को माना गया है। ठीक है, और अंतर्मौन जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, अंतर्मौन मेरे ख्याल से हठयोग प्रदीपिका में होगा। देख, नहीं मैम। नहीं है हठयोग नहीं प्रदीपिका? है मैम, कहाँ से पढ़ना है? चलो कोई नहीं, बता देंगे अंतर्मौन का। ठीक है, मैं सर को बोल दूंगी, सर जिस मैम क्लास लेंगे सर इसका नोट या सर तो बता, आप प्रोवाइड। हाँ ठीक है मैम। सर पढ़ा देंगे। सर ऐसा पढ़ा देंगे आपको याद हो जाएगा, नोट्स की जरूरत नहीं है। हर हर किसी, कुछ चीजें समझने की होती है, उन्हें आप पढ़ के याद नहीं कर सकते हो, है ना? मैम, आपने जो भी बोला प्रणव और सोहम वाला, वो हाँ, कैसे रिलेट करके हम सोहम की प्रैक्टिस करेंगे? जैसे नहीं सो वो का तो तो जिस सोम तरह का होता है ना, इनहेल। श्वास के साथ इसका हाँ, जाप सो। होता है। हाँ। सो हम इनहेल, सो हम, हाँ। तो
हम। तो ये ब्रेथ अवेयरनेस होती है एक तरह की, कि श्वास के साथ आप सोहम का जाप कर रहे हो, तो जैसे मैम, ओम जैसे का हमारे को जाप वाइवा करते हो। में पूछा सोहम के ऊपर 2 मिनट के लिए हम क्या बोले? सोहम पे बस यही बोलना है कि इसको श्वास के साथ इसका अभ्यास किया जाता है, इनहेल और एक्सहेल के साथ सोहम का अभ्यास किया जाता है। ये एक ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान की तो प्रक्रिया है, हम अपनी श्वास पे इस पे ध्यान लगा रहे हैं। सोहम के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो चंचलता इधर उधर फैली हुई है, हम सिर्फ अपनी श्वास को देख रहे हैं, हम ऐसे नहीं देख पाएंगे। उसके साथ जब हम कुछ जोड़ देंगे तो हम पूरा उस पर बंधे रहेंगे। या तो हम ओम का जाप करते हैं इनहले एक्सलेशन के साथ, या सोहम का जाप करते हैं। ओम को ही सोहम बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि मैम उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे बुक में, कि जब हम सो रहे हैं रात को तो नेचुरल प्रोसेस क्या रहती है, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारे को सो की आवाज आ रही है, निकालते वक्त हम की आवाज आ रही है, बट एक्चुअली तो उस समय हम ध्यान नहीं कर रहे, उस समय देखो तो मैं हम सो बताती हूँ, रहे। सोहम को जो अर्थ है, मैं वह हूं। जो भी आपको बनना है, आपको वो महसूस करना है कि मैं वह हूं। जैसा भी आपको बनना है, अच्छा बनना है, बुरा बनना है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। जो संस्कृत के स मतलब वह और ईश्वर, ईश्वर वह यहाँ पे किससे जोड़ा गया है, ईश्वर से। और हम मतलब मैं, बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, एक ये मंत्र बोला जाता है, मैं ही ब्रह्म हूं, बोला जाता है ना अहम ब्रह्मास्मि। तो सोहम भी बिल्कुल इसी की तरह है, कि ईश्वर, मैं वह हूं, मैं ईश्वर हूं से बना है। यह अद्वैत वेदांत का एक महावाक्य है। कौन से, कहाँ का है, अद्वैत वेदांत का महावाक्य, जो व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा की एकता को दर्शाता है। मतलब हमारा जो पर्सनल, हम क्या सोचते हैं, हमारी सोल कैसी है, और हम परमात्मा के लिए क्या सोचते हैं, उसको दर्शाता है। इसे प्राकृतिक श्वास मंत्र माना जाता है। मेन जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, कि श्वास की माला के स्वरूप होता है। जैसे एक हम जाप करते हैं माला लेके, हैं, पर एक जो श्वास हमारी चल रही है, उससे उसको एक माला के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। श्वास ले रहे हैं सो, श्वास छोड़ रहे हैं हम, श्वास ले रहे हैं सो, श्वास छोड़ रहे हैं हम। तो माला की जाप, मतलब श्वास का जाप हो गया, एक तरह से माला समझ लो। सो को छोड़ते समय और हम की ध्वनि लेते समय। अब इसमें इन्होंने बोला है कि सो को छोड़ते हुए बोलना है, सो, हम, सो एक्सलेशन में, और हम इनहेलेशन में। बहुत ही इंटेलिजेंट अगर कोई टीचर आ गया ना, वही सोहम के बारे में पूछेगा, ठीक है, जिसे को पता होगा। तो परेशान मत हो, ज्यादातर अंतर्मौन पूछा जाता है और योग निद्रा पूछी जाती है अधिकतर। और ब्रेथ अवेयरनेस तो आपको पता ही है, प्रणव भी पता है, अपने महर्षि पतंजलि का एक बार पढ़ लीजिएगा वो वाला सूत्र। सोहम का मैंने बता ही दिया है, ध्यान की एक स्थिति है, प्राण शक्ति को शक्ति माना जाता है, नकारात्मक को निकाला जाता है, सकारात्मकता को लिया जाता है, ठीक है। ये अहंकार को मिटाकर ब्रह्म तत्व का अनुभव कराता है। बस इतना ही है इसके बारे में, ठीक है। सोहम कहाँ से लिया गया है, तो अद्वैत वेदांत का एक महावाक्य है, ये लिख लीजिए आप। अद्वैत वेदांत का एक महावाक्य है सोहम। और मैम ये श्वास मंत्र है, कैसे बोलना है? हाँ हाँ, श्वास मिलता है, ठीक है जी। अब कोई प्रश्न, 9:15 हो गए हैं मेरे ख्याल से।
अब आपका एक टॉपिक बचा है, मैं बता देती हूँ कौन सा है। साइको सोशल एनवायरनमेंट वाला, फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, ये हम कल करेंगे। परसों अगर सर पे समय हुआ तो मैं परसों सर की क्लास कंडक्ट करा दूंगी आप लोगों के लिए। अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा जो भी समस्याएं हैं, ठीक है। मैम परसों तो हम जा रहे हैं रिट्रीट के लिए। जा रहे हैं तो मैम तो कल कोई नहीं,